फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग पाठशाला। इसमें आज मैं आपको बहुत ही क्विक अपडेट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैंने जो पॉइंट इसके हाईलाइट किए हैं उनके विषय में मैं आपसे चर्चा करूँगा एक एक करके। पॉइंट नंबर 1, पॉलिसी रेट्स हैव बीन केप्ट अनचेंज्ड। यानी कल 6 तारीख को जो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजन से अनाउंस किए हैं गवर्नर महोदय ने, उनके अनुसार हमारे रेपो रेट में और बाकी जो 4 रेट 5 रेट और हैं हमारे, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। रेपो रेट 6.50% पर कायम है और बाकी बैंक रेट एमएसएफ रेट दोनों अनचेंज 6.75% पर। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट अनचेंज्ड एट 6.25%। इनमें कोई चेंजेस नहीं हुए। अब इसमें चेंजेस क्यों नहीं हुए हैं और इनका इम्पैक्ट हमारे बैंकिंग जो लेंडिंग रेट्स हैं उन पर, जो डिपॉजिट रेट्स हैं उन पर, और ओवरऑल हमारे बोरोवर्स और डिपॉजिटर्स पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है वो हमें जानना चाहिए। जब पॉलिसी रेट्स अनचेंज रखे जाते हैं तो कॉमर्शियल बैंक्स के जो लेंडिंग रेट्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता है, पर्टिकुलरली जो हमारे रेपो रेट से लिंक्ड रेट्स हैं, क्योंकि आज रिटेल और एमएसएमई सीसीओडी के रेट्स आरएलएलआर यानी रेपो रेट लिंक लैंडिंग रेट्स कहलाते हैं। तो उन रेट में कोई चेंज नहीं आता है और इससे हमारे बोरोवर्स की कोई ईएमआई में इंक्रीज नहीं होता है। तो इसका बेनिफिट बोरोवर्स को मिलता है जब रेपो रेट बढ़ता नहीं है। रेपो रेट घटता है तो भी बेनिफिट मिलता है और बढ़ता नहीं है तो भी बेनिफिट मिलता है। पर जब बढ़ता नहीं है तो डिपॉजिटर्स को उसमें अपने डिपॉजिट रेट्स में कोई इंक्रीज नहीं मिल पाता है। लेकिन जब ये बढ़ता है तो हमारे डिपॉजिट रेट्स में भी इंक्रीज मिलता है। तो डिपॉजिटर्स को भी बेनिफिट है, बोरोवर्स को भी बेनिफिट है। और दूसरा जो पॉइंट है, अ ब्रेक हैज़ बीन पुट ऑन टाइटनिंग साइकिल। मई 2022 से लेकर के आज तक आरबीआई ने रेपो रेट में 2.50% की वृद्धि की है और उससे क्या हुआ कि हमारे लेंडिंग रेट ऊपर चले गए, रिटेल और एमएसएमई बोरोवर्स की ईएमआई ऊपर चली गई है। तो इन्होंने ये बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज दिया है कल की मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस में कि rate has been kept unchanged and this decision has been taken by all the 6 members unanimously। यूनानिमस डिसीजन से रेट चेंज नहीं किया है। लेकिन आरबीआई गवर्नर साहब ने बहुत सारे और संकेत दिए हैं जिनमें से ये है कि ए ब्रेक ऑन टाइटनिंग साइकिल। रेट बढ़ते हैं तो वो हमारा टाइटनिंग साइकिल होता है और ये कार्य मई 2022 से चल रहा है। इसकी जो कहना चाहिए इसका जो इम्पैक्ट है वो सभी बोरोवर्स पर्टिकुलरली इसको फील कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने उस पर एक ब्रेक कर दिया है, इसको कह रहे हैं रेट पॉज। बट दिस इज नॉट द पिवोट। माने उनका कहना ये है कि हमने अभी पॉज कर दिया है और हम सिचुएशन जैसे जैसे एमर्ज होगी उस पर अपना वॉच रखेंगे और जैसी जैसी आवश्यकता होगी वैसे ही डिसीजंस हम ले सकते हैं। माने कि अगर इन्फ्लेशन और बढ़ता है, लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी और बढ़ती है और वो हमारे जो टारगेटेड रेंज है आरबीआई की तरफ से एक जोन बना हुआ है, लोअर साइड में 2%, हायर साइड में 6%। किस बात का जोन है ये? सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन का, जिसको हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं हम समटाइम्स। तो ये इन्फ्लेशन जब तक
हमारा 4% के साथ अलाइन नहीं हो जाता है, तब तक आरबीआई इस पर पूरा वॉच रखेगा। और उन्होंने अनाउंस भी किया है, वॉर अगेंस्ट इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू। सो वॉर अगेंस्ट इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू, इसको फिसलने नहीं दिया जाएगा, इसको अलाइन करेंगे धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली अराउंड 4%। और जब ये इन्फ्लेशन अराउंड 4% आ जाएगा, तब सोचा जा सकता है कि अब हम टाइटनिंग साइकिल का पिवोट आ गया है, अब और टाइटनिंग की आवश्यकता नहीं है, अर्थात और रेपो रेट को इंक्रीज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो इन्फ्लेशन का मैटर है, क्योंकि लास्ट मंथ जो फेब में हमारा सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन था 6.44%, वो भी उनके 6% से अबव है। जनवरी 23 में भी 6% से अबव था, 6.52% था। तो इसलिए उन्होंने हिंट किया है, स्पेसिफिकली एम्फेसाइज भी किया है दैट वॉर अगेंस्ट इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू। तो ये अभी पॉज है, जो कभी भी दोबारा इस पर एक्शन लिया जा सकता है। अब इसके अतिरिक्त हमें देखना है इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि हमारे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है स्टेबलाइजेशन ऑफ द प्राइसेस। तो प्राइसेस स्टेबल रहती हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो फेवरेबल होता है। तो उस पर भी ध्यान रखा गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टीमेट हैज़ बीन स्लाइटली रिवाइज्ड फ्रॉम 6.4% to 6.5% फॉर FY24। और पहले इसको घटाया गया था थोड़ा सा सिचुएशंस को देखते हुए, लेकिन अब इसमें 0.1% का इंक्रीज किया गया है, 0.1% इंक्रीज किया गया है एस्टीमेट में, क्योंकि ये आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से एक इक्विलिब्रियम लेके चलना पड़ता है, इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है उस पर भी इम्पैक्ट ना आए। तो ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। अब जो आपने देखा है कि हमारे यहाँ रेट बढ़ा नहीं, लेकिन यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने रेट बढ़ाए, अभी रिसेंटली 0.25% बढ़ाएं। वो बढ़ाते बढ़ाते 0% से 4.75% तक चले गए। तो हमारे रुपी में कल इमीडिएट फॉल हुआ है और ये 82 रुपीज़ डॉलर के बैरियर को क्रॉस करके मोर देन 82 हो गया है। इट हैज़ क्रॉस दैट बैरियर ऑफ ₹82 पर डॉलर। तो उसका क्या है, क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ रेट नहीं बढ़े, यूएस में रेट बढ़ गए, तो इससे कैपिटल फ्लाइट का डर रहता है। यानी हमारे यहाँ से जो कैपिटल है वो फ्लाई कर सकती है टू ए जोन जहाँ पर रेट ज़्यादा उनको मिलेगा, जहाँ उनका इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो चूँकि यूएस में एक टाइम में रेट 0 थे, 0 से बढ़ते बढ़ते अब वहाँ 4.75% हो गए हैं। तो हमें कैपिटल फ्लाइट का डर है और उसी भय के कारण हमारा रुपी कल 82 रुपीज़ डॉलर के बैरियर को क्रॉस करके और नीचे चला गया है। यानी अब $1 मोर देन 82 रुपीज़ में कल बिका है या मिला है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने 2 डिसीजंस बहुत ही रिवोल्यूशनरी अनाउंस किए हैं आरबीआई ने, और वो हैं, पहला है सेंट्रलाइज्ड पोर्टल फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के बारे में सभी बैंकर साथियों को पता है कि हमारा एनी ऑपरेटिव अकाउंट फॉर 10 years एंड मोर, हम इसके बैलेंस को आरबीआई को ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो DEAF यानी डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जाके जमा हो जाता है। बाद में यदि कोई क्लेम आता है तो हम उस क्लेम को पूरा वेरीफाई करके अपना सेटिस्फेक्शन करके कि यस क्लेमेंट इज़ राइट एंड द क्लेम इज़ ऑल्सो राइट,
तो हम अपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके उसको क्लेम पे कर देते हैं और आरबीआई से हम उतना पैसा क्लेम कर लेते हैं और आरबीआई हमें रीइंबर्स कर देता है, तो हमारे सस्पेंस की एंट्री स्ट्राइक ऑफ हो जाती है। तो ये एक प्रोसीजर चला आ रहा है। अब उन्होंने क्या कहा है, अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स जो बैंकों के पास पड़े हैं वो है ₹35,000 करोड़। अब ये एक बहुत बड़ी फिगर उनके सामने आई है और इससे चिंतित होकर के उन्होंने ये निर्णय लिया है, क्योंकि अभी तो इंडिविजुअल बैंक्स अपने वेब पोर्टल पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की एक पूरी सूची जारी करते हैं, वहाँ पर उसकी लिस्ट पड़ी होती है। तो जो डिपॉजिटर का क्लेमेंट है, जो डिपॉजिटर डिसीज हो गए हैं और अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़ा हुआ है, वो कितने बैंकों के पोर्टल पे जाके अपने फादर या उनके जो भी ग्रैंडफादर उनके पैसे को ढूंढे। रिजर्व बैंक ने अब ये निर्णय लिया है कि हम इसका एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बना के देने वाले हैं आपको, जिससे जो उनके लीगल हेयर्स हो सकते हैं डिसीज्ड डिपॉजिटर्स के, उनके क्लेमेंट हो सकते हैं, उनको कहीं डिफरेंट बैंक के पोर्टल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो कहाँ जाएंगे, सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पर उसकी डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं और फिर उसके बाद रेस्पेक्टिव बैंक में जाके अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। बहुत ही एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है रिजर्व बैंक ने कल। इसके बनाने में उन्हें 3-4 महीने का समय लगेगा और आफ्टर 3-4 मंथ्स जब ये पोर्टल ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो हमारे जो डिसीज डिपॉजिटर्स के क्लेमेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। अगला है यूपीआई ट्रांजैक्शंस। यूपीआई हमारा अक्रॉस द ग्लोब बड़ी धूम मचा रहा है। यूपीआई बहुत पॉपुलर हो गया है और अभी आपने पीछे न्यूज़ देखी होगी कि हमारा सिंगापुर भी यूपीआई से पैसा जा सकता है और वहाँ से भी हमारे यहाँ पैसा आ सकता है, क्योंकि हमारा यूपीआई सिंगापुर के पे नाउ के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है और दोनों कंट्रीज़ में, यानी यूपीआई एट प्रेजेंट इज़ ऑपरेटिंग इंटरनेशनली ऑल्सो। हालांकि अभी सिंगापुर के साथ ही कर रहा है, लेकिन क्योंकि दूसरे विदेश से कर रहा है, विदेशी दूसरे कंट्री के साथ कर रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं इट हैज़ बीन इंटरनेशनलाइज्ड। ये बहुत बड़ी बात है। इसके ट्रांजैक्शंस में अब जो उन्होंने क्रांतिकारी बदलाव किया है आरबीआई ने, वो है कि अभी तक ये जो हमारा इसका ऑपरेशन या इसको इनेबल करते थे तो वो डिपॉजिट अकाउंट के साथ होता था। कल उन्होंने निर्णय लिया है कि हम इसको लोन यानी क्रेडिट लाइंस जहाँ पर बोरोवर्स के फेवर में सैंक्शन हैं उनसे भी इसको लोन अकाउंट से भी इनेबल किया जा सकता है। यानी आप अपने कैश क्रेडिट अकाउंट से, अपने टर्म लोन अकाउंट से, अपने दूसरे ओवरड्राफ्ट अकाउंट से आप यूपीआई के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, अभी तक नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्योंकि इससे एक तो यूपीआई को प्रसार मिलेगा, उसका जो वो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और दूसरे इससे बैंकों को नए प्रोडक्ट लाने में जो बड़े इनोवेटिव इन नेचर होंगे उसमें मदद मिलेगी। और यूपीआई इस सब को, जो यूपीआई का हमारा इस समय आर्किटेक्चर है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इन सब ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करेगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा निर्णय है। और मैंने लास्ट पॉइंट नोट किया है फॉर टुडेज डिस्कशन इज यूएस फेडरल रिजर्व वर्सेस आवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ हेडलाइन पढ़ी जिसका नाम था कि यूएस फेडरल रिजर्व को अगर फ्लू हो जाए तो हमारे दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक्स को, तमाम देशों के सेंट्रल बैंक्स को छींकें आने लगती हैं, उनको जुकाम जरूर हो जाता है। लेकिन कल के निर्णय से ऐसा लगा कि यूएस फेडरल रिजर्व को अगर फ्लू होगा तो आरबीआई को छींक भी नहीं आने वाली है, कारण हमने उससे अपने आप को डीकपल कर लिया। अभी रिसेंटली पिछले एक फोर्टनाइट की बात है, यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने रेट में इंक्रीज़ किया 0.25%।
इमीडिएटली यूरोपियन कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स ने और दूसरे सेंट्रल बैंक्स में उसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि दे आर कपल्ड विद यूएस फेडरल रिजर्व। तो उससे उन्होंने भी अपने रेट्स में इंक्रीज़ किया, और रेट इंक्रीज़ का जो बहुत बड़ा नुकसान अभी रिसेंटली यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिला कि कंसेक्यूटिवली 2 बैंक तो इमीडिएट कोलैप्स हो गए 2-3 दिन के अंतराल में, और तीसरा बैंक भी हालांकि उसको बचाया गया है बाय टेकिंग ओवर बाय सम अदर हेल्दी बैंक, यानी क्रेडिट स्विस हैज़ बीन टेकन ओवर बाय क्रेडिट जनरल। तो इस तरीके से उसका बचाव तो किया गया है, लेकिन 3 बैंकों, अब ये इम्पैक्ट स्पिल ओवर इफेक्ट में, जिसको डोमिनो इफेक्ट भी कहते हैं हम लोग, रिपल इफेक्ट भी कहते हैं, ये कहीं और ज़्यादा परेशानी पैदा ना करे। तो हमारा रेट पॉज किया गया है, बढ़ाया नहीं गया है, जबकि दुनिया के बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने अपने पॉलिसी रेट यूएस फेडरल रिजर्व को देखते हुए बढ़ा लिए तुरंत। तो हम डीकपल हो गए, और इसका अर्थ ये हुआ कि अगर यूएस फेडरल रिजर्व को फ्लू होगा तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छींक भी आने वाली नहीं है। विद दिस इंटरेस्टिंग नोट, I conclude my video with an appeal to you. Please do like and share my videos and subscribe to my YouTube channel. Also press the bell icon button so that you get my video notifications in time. Thank you. Thank you very much. I am signing off.